मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ घटनाओं के बारे में बात करने जा रहा हूं और ये घटनाएं प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मार्च का महीना समाप्त हो चुका है, तो हम ये मान कर के चलें कि अब आगे जो घटनाएं घटित होंगी, उनके अब इस साल के प्री में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी अभी जो बिल्कुल संधि रेखा पर, यानी कि मार्च खत्म ही हुआ है और अप्रैल लगा ही है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें हम मान करके चलें कि इनके पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए मैं इन पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। और वैसे भी जो मैंने आपसे कहा है कि मार्च तक की घटनाएं ली जाती हैं, और ये जो घटनाएं हैं ये मार्च के ही अंतिम दिनों की हैं, इसलिए भी हमें इनके बारे में जानना चाहिए। और यदि मैंने कहा कि मार्च तक की ली जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2, 3, 4 अप्रैल की घटनाएं ली ही नहीं जा सकती। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इन घटनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्री एग्जामिनेशन के नज़रिए से। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कि किस तरह से नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। राजशाही की बहाली, आइए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और बहुत ही मित्रतापूर्ण हमारे उससे संबंध हैं। आप कल्पना करके देखिए कि इससे पहले, अभी तो अब वहाँ बाकायदे लोकतांत्रिक सरकार, गणतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आ गई है, लेकिन इससे पहले नेपाल एक ऐसा देश था जिसने अपने आप को स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ था। हिंदू राष्ट्र। अभी अक्टूबर में मैं और मेरी पत्नी नेपाल गए थे। हमने खासकर ये यात्रा इसलिए बनाई थी कि हम नेपाल को समझ सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान को ठीक तरीके से समझने के लिए नेपाल को भी समझा जाना चाहिए। तो हम लोग वहाँ खूब घूमे और नेपाल को महसूस करने की कोशिश की। नो डाउट बहुत ही प्यारा देश है, और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान से बाहर हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान के ही किसी एक राज्य में आप आ गए हैं। तो हमारे संबंध भी नेपाल के साथ बिल्कुल इसी तरह के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन सन 2006 में वहाँ राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ, और इसके बाद वहाँ बाकायदे एक गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो गई, यानी कि चुनाव होने लगे और चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होने लगा। लेकिन जब हम लोग नेपाल गए थे और वहाँ जब लोगों से बात होती थी, तो वहाँ जो अभी सरकार है उससे लोग खुश नहीं थे। वहाँ जो सरकार है, फिलहाल आपने नाम सुना होगा, केपी ओली साहब की सरकार है, और कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। सवाल इस बात का नहीं है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है या दूसरी पार्टी की सरकार है। सवाल ये है कि जब से वहाँ चुनाव होने शुरू हुए हैं, तब से वहाँ बहुत स्थायी सरकार नहीं बन पा रही है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में फटाफट सरकारों में बदलाव होते रहते हैं। और फिर एक पृष्ठभूमि भी है कि जैसा कि मैंने कहा कि नेपाल बाकायदे एक हिंदू राष्ट्र था और राजशाही व्यवस्था वहाँ थी। तो वो जो मानसिकता लोगों की है, ये बहुत पुरानी बात तो है नहीं, 2006 में ही राजशाही व्यवस्था के प्रति विद्रोह हुआ है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो लोगों की चेतना में वो जो भारतीयता है, या कह लीजिए जो हिंदुत्व है, या कह लीजिए जो राजशाही के तत्व हैं, रेशे हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि जो लोकतांत्रिक सरकारें आईं, निर्वाचित सरकारें आईं, वे बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकी। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वह कानून और व्यवस्था का मामला हो, चाहे वह राष्ट्र के विकास का मुद्दा हो, उनमें बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और बल्कि जब हम लोगों ने वहाँ बात की, तो लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट से दिखाई दिए। जहाँ तक भारत का संबंध है, देखिए, पहले तो भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अभी वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है। तो सीधी सी बात है कि जब कम्युनिस्ट की सरकार आती है, तो वो चाइना से अपने को आइडेंटिफाई करती है,
और चाइना और भारत के संबंध किस तरीके के हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चाइना वहाँ भारत के विरोध में अपना रुख प्रदर्शित करती है और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वे भी चाइना को महत्व देने लगती हैं, और जो वहाँ की जनता है चाइना के इस हस्तक्षेप को या अपने सरकार के द्वारा दिए गए चाइना के इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाती। तो उससे एक विचित्र से विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की वर्तमान स्थिति कुछ इसी कारण बनी है कि वहाँ कोई सरकार स्थायी रूप से टिक नहीं पा रही है और इस तरह के काम नहीं कर पा रही है कि लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास की भावना पैदा हो सके। इसीलिए देखिए कि अभी जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन के जो नारे हैं, राजा आओ देश बचाओ, राजा आओ देश बचाओ, वहाँ के जो पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र जी रहे हैं उन्हें से कहा जा रहा है कि आप आइए और इस देश को बचाइए। विरोध में क्या नारे लग रहे हैं? भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। और ये भी कहा जा रहा है हमें राजशाही वापस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक तरफा है। एक दूसरा वर्ग भी है जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है और बाकी जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनका भी समर्थन प्राप्त है। अगर वहाँ की एक पार्टी को छोड़ दे तो उनका क्या नारा है? उनका नारा है गणतंत्रीय व्यवस्था अमर रहे, राजशाही मुर्दाबाद। यानी कि जो संघर्ष की स्थिति है इन दोनों नारों के बीच की स्थिति है। फिलहाल वहाँ की जो सरकार है उसने एक समिति का गठन कर दिया है और वो समिति ये देखेगी कि इस आंदोलन के पीछे किनका हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन के पीछे जो पूर्व नरेश हैं उनका ही हाथ हो। और जब समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी तब फिर सरकार उस रिपोर्ट के अनुसार कदम उठाएगी। वो क्या कदम उठाती है हम नहीं जानते, लेकिन फ़िलहाल जो नेपाल की अस्थिरता है वो भारत को निश्चित रूप से चिंतित करने वाली है। आप देखिए कि भारत के पड़ोस में जितने देश हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, काफ़ी कुछ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान फिर से बहुत बुरी स्थिति में आ गया है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, अफगानिस्तान की स्थिति भी आप देख रहे हैं, मालदीव के बारे में आपको मालूम है कि किस तरह से चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ ही उनके अपने ही देश के लोग हो गए हैं, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के एक प्रकार से स्पष्ट रूप से विरोधी हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। म्यांमार में सैन्य शासन है, सैन्य शासन होने के कारण वहाँ लगातार संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ ढेर सारे गुट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। श्रीलंका की जो स्थितियां हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी थी। भारत ने मदद की तो लंका की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो इस तरीके से जब हम अपने आसपास इस तरह की स्थितियों को देखते हैं तो सच बात यह है कि अपने लोकतंत्र पर तो हमें भरोसा ही नहीं बल्कि गर्व भी होता है। साथ ही साथ इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की एक चुनौती भी पैदा होती है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की दृष्टि से आपको मालूम है कि सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को दिया जाता है। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि आप पड़ोसी देशों में जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे संबंधों पर उनका जो प्रभाव पड़ेगा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानें। दोस्तों, म्यांमार में अभी ज़बरदस्त रूप से भूकंप आया, 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप। 6 से ऊपर जब भूकंप आता है तो उससे विनाश की स्थिति बनती है और 7.7 आया है तो उससे क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए म्यांमार में एक तरह से तबाही की स्थिति बन चुकी है। 26 जनवरी 2001 को भुज में इसी तीव्रता का भूकंप आया था 7.7 का। उसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 3 लाख से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा था। ये हमारे यहाँ हुआ था जब 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। 2001 में यह भूकंप आया था और मुझे ध्यान आ रहा है कि 2012-13 में मैं यहाँ गया था और भुज के क्षेत्र में भी गया। मुझे देख करके मतलब एकदम आश्चर्य हो रहा था कि कौन कहेगा कि इस क्षेत्र में कभी इतनी तीव्रता का भूकंप भी आया था।
मतलब जो गुजराती हैं, खासकर वे गुजराती जो विदेशों में रह रहे हैं और हमारे यहाँ की भी बहुत सारी संस्थाओं ने जो उसका पुनर्निर्माण कर दिया, वो एक अद्भुत था। निजी सहयोग का, मनुष्य के प्रति मनुष्य की भावना के लगाव का अद्भुत रूप से भुज एकदम एक मॉडर्न रूप में उठ करके खड़ा हो गया। तो दोस्तों, म्यांमार में भूकंप आया है और भारत सरकार ने तुरंत अपनी सहायता भेजनी शुरू कर दी है, भेज भी दी है, सहायता वहाँ पहुँच भी गई है। ये बात इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन वहाँ अभी सैन्य शासन है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं। खासकर जिस देश में भी सैन्य शासकीय व्यवस्था होती है, भारत के साथ उसके संबंध उतने सहज नहीं रह जाते क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारे भेदभाव को भुला करके, इस तरह के तनाव को बिल्कुल दरकिनार करके भारत उन देशों में है जिसने सबसे पहले अपनी सहायता की घोषणा की। घोषणा ही नहीं की बल्कि वहाँ सहायता पहुँचा भी दी गई। ये हमारी विदेश नीति का ही एक बहुत बड़ा अंग नहीं है कि हम बिना किसी भेदभाव के सहायता करते हैं, बल्कि सच पूछिए तो हमारी मानवतावादी दृष्टिकोण का भी परिणाम है। जब हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जो पूरी वसुधा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये हमारा परिवार है, तो इस तरह के कदमों से इस बात की पुष्टि भी होती है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ आप सबसे बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो भूकंप आया है, ये मांडले शहर में सबसे ज़्यादा आया है। मांडले शहर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। क्या आपको मांडले कहने पर कुछ ध्यान आया? मांडले, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो मांडले जेल के बारे में पढ़ेंगे। मांडले एक शहर है, उसकी लगभग 15-16 लाख की आबादी है। बौद्ध मठ वहाँ बहुत हैं। वहाँ एक जेल हुआ करती थी, मांडले जेल। वहाँ हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया। लाला लाजपत राय वहाँ बंद रहे, लोकमान्य तिलक वहाँ जेल में रहे, सुभाष चंद्र बोस वहाँ जेल में रहे। उससे पहले हमारे बहादुर शाह जफर भी वहीं कैद रहे हैं और वहीं उनकी तो मृत्यु भी हुई, वही मांडले जेल। और वर्मा के साथ हमारे संबंध किस तरीके के थे, शायद आपको अगर मैं ये रोचक बात बताऊं तो थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा। कभी कभी बड़ा नीरस सा भी लगने लगता है ना मामला। 1949 में एक फिल्म आई थी पतंग। उसमें शमशाद बेगम जी का गाया हुआ एक गीत है। अपने समय में ये बहुत लोकप्रिय हुआ था, यहाँ तक कि 1960-70 के आसपास भी ये गीत बहुत गाया जाता था। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। सोच के देखिए, 1949 में बनी फिल्म में ये बात कही जा रही है प्रेम गीत में कि मेरे पिया जो है वह रंगून गए हुए हैं और वहाँ से वो टेलीफोन कर रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि म्यांमार के साथ जो उस समय वर्मा कहलाता था, हमारे किस तरीके के संबंध रहे हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताए हैं। आप इन नामों को रिपीट कर लें क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इसी तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, आज की घटनाओं के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।